हेलो दोस्तों, इस भाग में हम बात करेंगे मेवाड़ के रावत चुंडा की भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में। मेवाड़ के महाराणा लाखा भाग 2। राव रणमल राठौड़। यह मंडोवर के राव चुंडा के बड़े पुत्र थे। राव चुंडा ने किसी कारण से नाराज होकर रणमल को मंडोवर से निकाल दिया। रणमल 500 सवारों सहित चित्तौड़ आए और यहीं रहने लगे। महाराणा लाखा ने राव रणमल को दणला गांव जागीर में दिया। महाराणा लाखा के बड़े पुत्र कुंवर चुंडा ने जीत करके महाराणा को रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह करने के लिए राजी किया। कुंवर चुंडा के ऐसा करने के पीछे बहुत से किस्से हैं, जिनमें से एक ये है कि महाराणा लाखा ने एक दिन किसी की बारात को देखकर राव रणमल से कुछ मजाक किया कि अब हम बुड्ढू से विवाह कौन करे। यह बात कुंवर चुंडा ने सुन ली और अपने पिता की इच्छा पूरी करने की ठानी। दूसरा किस्सा यह है कि राव रणमल ने कुंवर चुंडा के लिए अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव महाराणा के सामने रखा और नारियल पेश किया। महाराणा लाखा ने मजाक में कहा कि यह नारियल मेरे लिए है क्या। कुंवर चुंडा ने तभी इस विवाह से इनकार किया और हंसाबाई का विवाह अपने पिता से करवाने की ठान ली। कुंवर चुंडा राव रणमल के यहाँ भोजन करने गए। कुंवर चुंडा ने अपने पिता के लिए राव रणमल से कहा कि वह अपनी बहन का विवाह महाराणा से कर देवे, पर राव रणमल ने कहा कि महाराणा की उम्र ज्यादा है और उनके बाद राजगद्दी तो आपको ही मिलनी है, क्योंकि आप ही ज्येष्ठ पुत्र है। कुंवर चुंडा ने राव रणमल के साथ आए चांदन नामक चारण के जरिए राव रणमल को समझाने का प्रयास किया। कुंवर चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि हंसाबाई जी और महाराणा का जो भी पहला पुत्र होगा वही मेवाड़ के राजगद्दी पर बैठेगा और मैं उसकी सेवा में रहूंगा। कुंवर चुंडा ने यह बात एक प्रतिज्ञा पत्र पर लिखकर राव रणमल को दे दिया। इस प्रतिज्ञा के कारण कुंवर चुंडा ने मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इस त्याग को समझने के लिए यदि कल्पना की जाए तो उस वक्त एक छोटी सी जागीर के लिए भाई भाई का लहू बहाने से भी नहीं हिचकिचाता। ऐसे समय में चुंडा जी ने समस्त मेवाड़ राज्य का स्वामी बनने से इनकार कर दिया, वह भी मात्र अपने पिता द्वारा किए गए एक मजाक को सच में बदलने के लिए। चुंडा जी की पितृभक्ति की स्मृति के लिए यह नियम बना दिया गया कि अब से मेवाड़ महाराणाओं द्वारा जो भी पट्टे लिखे जावे उन पर बाले का राज चिन्ह चुंडा जी और उनके मुख्य वंशधर अर्थात सलूम्बर के रावत ही करेंगे। इसका पालन महाराणा भूपाल सिंह जी के समय तक होता रहा। विवाह के 13 माह बाद महाराणा लाखा व हंसाबाई जी के पुत्र मोकल का जन्म हुआ। मैंने कुछ लोगों से अक्सर यह प्रश्न सुना है कि रावत चुंडा को तो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, तो फिर उनके वंशज चुंडावत कैसे कहलाए, क्योंकि भीष्म ने तो कभी विवाह नहीं किया। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि रावत चुंडा को मेवाड़ का भीष्म इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने राजगद्दी का त्याग किया था। रावत चुंडा ने विवाह भी किए और उनके पुत्र भी हुए। 1411 ईस्वी मेवाड़ में अकाल। मेवाड़ में भीषण अकाल पड़ा। तब गुणराज व उनके परिवार ने आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर मेवाड़ की मदद की। महाराणा लाखा ने अनेक स्थानों पर खैरात खाने खोल दिए, जहां प्रजा को मुफ्त अनाज व पानी उपलब्ध करवाया गया। महाराणा लाखा के दरबारी विद्वान चौंटिंग भट्ट प्रिंकी के वंश में वसंत याजी सोमनाथ नाम के विद्वान हुए। सोमनाथ के पुत्र नरहरि हुए और नरहरि के पुत्र जोंटिंग हुए। ये संस्कृत के विद्वान थे। यह दशपुर दसोरा जाति के ब्राह्मण थे। चौंटिंग भट्ट का मूल नाम केशव था। सूर्य ग्रहण पर महाराणा लाखा ने इनको पिपले गांव भेंट किया। चौंटिंग भट्ट के वंशज चित्तौड़ के पास गागसा और समता गांव में है। धनेश्वर भट्ट ये भी संस्कृत के विद्वान थे। इनको महाराणा लाखा ने पंचदेवला गांव भेंट किया। तिलह भट्ट महाराणा लाखा ने आय व्यय के अधिकारी के पद पर तिलह भट्ट की नियुक्ति की। तिलह भट्ट इस पद पर महाराणा कुंभा के समय तक रहे। महाराणा लाखा का देहांत। कर्नल जेम्स टोट व कवि राजा श्यामल दास ने महाराणा लाखा का देहांत 1397 ईस्वी में होना लिखा है, जो कि अनुचित है। आबू के अंचलेश्वर मंदिर में लोहे के त्रिशूल पर एक लेख खुदा हुआ है। इस लेख में लिखा है कि यह त्रिशूल महाराणा लाखा के शासनकाल में विक्रम संवत 1468-1411 ईस्वी में गाणेरा गांव में बनवाया गया व इस त्रिशूल को नाणा के ठाकुर मांडन और कुंवर बादा ने इसे अंचलेश्वर मंदिर में चढ़ाया। गोडवाड़ के कोट सोलिंकियान नामक स्थान से एक शिलालेख मिला है, जिसके अनुसार 1418 ईस्वी में महाराणा लाखा के शासनकाल में आसनपुर दुर्ग में श्री पाशर्वनाथ चैत्य का जीर्णोद्धार करवाया गया। महाराणा लाखा के पुत्र महाराणा मोकल का पहला शिलालेख 1421 ईस्वी का मिला है। इसमें यह प्रमाणित हो जाता है कि
महाराणा लखा का देहांत 1418 ईस्वी से 1421 ईस्वी के बीच हुआ। अगले भाग में महाराणा लखा द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों व नकली बूंदी की घटना की वास्तविकता का वर्णन किया जाएगा।